नमस्कार साथियों, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं इकोनॉमिक्स। तो जैसे हमने प्रथम क्लास में बताया था कि जो मीनिंग थे उसके बारे में मैंने पूरा बता दिया था। तो आज पहला चैप्टर हम लोग पढ़ाएंगे राष्ट्रीय आय। ठीक है, तो ये है राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय राष्ट्रीय आय। ठीक, अब राष्ट्रीय आय है क्या चीज? तो अगर आप देखेंगे, स्वतंत्रता से पहले सर्वप्रथम प्रयास किए थे दादा भाई नौरोजी जी, जिसे इतिहास में हम लोग ओल्ड नहीं ग्रैंडमैन कहते हैं, तो उनको ओल्ड ग्रैंडमैन भी कहा जाता है। और तो उन्होंने पहले प्रयास किया था। तो सर्वप्रथम उन्हें हम पहले हमको बता, ये आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि 1868 ईस्वी में जो थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये लिखे हुए थे। ठीक है, द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक जो पुस्तक लिखी थी, इसी में उन्होंने उद्धृत किया था कि किस तरह जो है गरीबी भारत में है, और उसके जो जिम्मेदार कारक है वो अन ब्रिटिश रूल है। अन ब्रिटिश रूल मतलब उनका ये तर्क था कि ठीक है, आप लोकतांत्रिक रूप से भारत को रखना चाहते हैं, लोकतांत्रिक रूप से ब्रिटेन भी है, तो जो वहाँ पे सामाजिक न्याय है, स्वतंत्रता है, बंधुत्व है, तो वो वहाँ जो लागू है यहाँ भी लागू करो ना। मतलब उनका कहना यही था। तो यही चीज जो धारणा थी, यही धारणा आगे चल के हम लोग देखते हैं। जो विचारधारा तिलक जी का था, होम रूल आंदोलन या एनी बेसेंट का जो बेस था, एम था, वो इन्हीं सब शब्दों पे था, इन्हीं से पे शब्द थे होम रूल में। तो उन्होंने इसी किताब में जो 1868 में लिखे थे, द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, बाद में 1901 में तो इसको प्रकाशित किया गया था। लिखा जो है 1868 में ही गया था, ये ध्यान रखिएगा। पब्लिश में और वो लिखा कब गया है, इसको अंतर समझिएगा। ठीक है, तो उन्होंने ये बताया था, इसी बुक में उन्होंने बताया था ये कि जो विकास, जो भी विकास इसमें लैंड कर रहा है, उसका लगभग 33% भारत के से शोषण करके विकास हुआ है। जो या यूं कहें, जो ब्रिटेन का विकास है उसमें भारत का जो योगदान है 33% लगभग है। तो वो ये कैसे हुआ इतना? आप देखे होंगे कि जो अपने यहाँ जो रेलवे चला, रेलवे हुआ, डाक हुआ, लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ था ये सब। तो वो प्रथम काल में बताइए, जब शुरुआत में किसी देश में जब ट्रेन नहीं चल रहा था, उसमें भारत में ट्रेन चल रहा था। तो वो ट्रेन किस लिए चल रहा था? वो ट्रेन भारत के विकास के लिए कम, ब्रिटेन के विकास के लिए चल रहा था। इसलिए भारत पिछड़ गया। इतने तत्कालीन समय जब कई देशों में ट्रेन नहीं चल रहा था, उसमें भारत में ट्रेन चल रहा था। कई देशों में डाक व्यवस्था नहीं थी, उसमें भारत में डाक व्यवस्था थी। सब कुछ लक्षण था, बशर्ते वो सब चीजें ब्रिटेन के लिए काम कर रही थी। ये अंतर है, इसलिए भारत पिछड़ गया। तो ये मूलभूत कारक थे। अच्छा, इन्होंने और लोगों ने भी प्रयास किया है। तो सबसे अगर आप देखेंगे जो वैज्ञानिक तरीका था, तो उस समय शायद 10 करोड़ जनसंख्या भारत की थी, और लगभग पर व्यक्ति जो इनकम था वो 20 रुपया था। और इस हिसाब से अगर देखा जाए, और फिर बाद में जो हमारे जो वीके आर वी राव हैं, उन्होंने वैज्ञानिक ढंग से राष्ट्रीय आय की गणना किया। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, और लोगों से कैसे उनका डिफरेंस था, तो वो और लोगों क्या कारण था, वो उत्पादन विधि का सहारा लेते थे। उत्पादन विधि का सहारा लेकर के जो शेष बचता था वो अनुमान लगा के दे दिए थे। मगर जो वीके आर वी राव थे, साहब थे, उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने क्या किया, उत्पादन विधि का सहारा लिया, फिर उसके बाद आय को भी उन्होंने इंक्लूड किया। इस तरह आय का अनुमान लगाया कि आप आय कितना है, तो उस हिसाब से दोनों इंक्लूड करके तब जो है राष्ट्रीय आय की गणना किया था। इनको इसलिए वैज्ञानिक विधि माना जाता है। वैज्ञानिक विधि के रूप से पहला जो है राष्ट्रीय आय की गणना
आरवी वीके आरवी राव साहब को मतलब इनको नाम लिया जाता है कि ये हैं पहले वैज्ञानिक ब्रिटिश भारत का जो गणना किया था, राष्ट्रीय आय का गणना किए थे, ये वीके आरवी राव साहब थे। अच्छा, ये रहा मतलब ये स्वतंत्रता से पूर्व की बातें थी। आप अगर देखेंगे स्वतंत्रता के बाद जो युवा की राष्ट्रीय आय की गणना किया जाए। अच्छा, एक बात दूसरी बात ये है कि मतलब राष्ट्रीय आय गणना क्या करेंगे? ये भी अब प्रश्न उठता है, राष्ट्रीय आय गणना करके करेंगे क्या हम लोग? हाँ, तो इसमें देखिए कि इकोनॉमिक्स में ये फैक्टर बहुत ज़रूरी है, ये बेस है, राष्ट्रीय आय ही बेस है। क्यों बेस है? अच्छा, इसका ये कारण है, जैसे राष्ट्रीय आय निकालेंगे तो क्या-क्या फ़ायदा होगा? राष्ट्रीय आय निकालने से फ़ायदा ये होगा कि हम किस विकास मतलब किस दिशा में हैं, कितना हम विकास कर रहे हैं, हमारी इनकम क्या है, अदर देशों का इनकम क्या है। तो एक तुलनात्मक अध्ययन हो जाएगा कि वो हमसे ज़्यादा विकास कर रहा है, फला देश हमसे कम विकास कर रहा है। ये गणना में आसानी हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अगर देखेंगे क्षेत्रवार में देखेंगे या प्रांत को लेंगे, प्रांत वाइज अगर राष्ट्रीय आय का निकालेंगे तो ये प्रांत पीछे है, वो प्रांत पीछे है, पीछे के क्यों है, कितना क्या कारण है, ये सब तो प्लानिंग इसी पर बनाया जाता है राष्ट्रीय आय पे। जनसंख्या निकाल लिया जाता है, वो जनसंख्या का विकास किस स्तर पे, तो ये आके उसी में समाहित होते हैं। इसी के साथ जो आप देखे होंगे एपीएल है, बीपीएल है, अंत्योदय है, ये सब इसी कारण राष्ट्रीय आय का ही देन है, समझ लीजिए। अच्छा, दूसरी बात ये है कि राष्ट्रीय इकाई हो गया दूसरे, और इसमें फिर कैटेगरी बांटते हैं, विकसित देश, विकासशील देश और अल्प विकसित देश या अविकसित देश। तो हमने आपको पहले लेक्चर में ही हमने बता दिया था, जो फैक्टर में बताया था रिसोर्स में, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर में जितना जिसका विकास सबसे ज़्यादा होगा वो विकसित देश होगा, और जो सेकेंडरी होगा उसमें जो होगा वो मतलब विकासशील देश में होगा, और जो प्राइमरी सेक्टर में लगे होंगे ज़्यादा लोग, उसको हम लोग अल्प विकसित या अविकसित देश कह सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा, ये भी प्रश्न पूछता है ना कि विकसित देश कौन है, विकासशील देश कौन है, अल्प विकसित देश कौन है। तो वेस्टर्न कंट्री में लगभग लगभग विकसित देश काफ़ी हैं उसमें। क्यों? क्योंकि वो क्षेत्रफल कम है, जनसंख्या कम है, दोनों पर्पज़ है। तो वो, और इस कारण जो है उनका विकास ज़्यादा है। ठीक है, ये भी एक फैक्टर है, और ऐसी सिचुएशन में और वहाँ के लोग पढ़े लिखे हुए हैं, पहली बात। अच्छा, इसमें जो टर्शियरी सेक्टर में होंगे, ध्यान रहेगा, पढ़ा लिखा तो बेहद में उसमें आएगा ही, आप पढ़े लिखे वाले वर्ग में ही रहेंगे। टर्शियरी सेक्टर जब भी विकास होगा पढ़े लिखे वालों के कारण ही हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, हम लोग अब मतलब टॉपिक पे आते हैं। दूसरी बात हम लोगों ने ये बताया कि ये था रहा मतलब ये आज़ादी से पूर्व की बातें और अल्प विकसित विकासशील विकसित देशों के बारे में। फिर जब जब आज़ाद भारत में देखा जाए तो राष्ट्रीय आय गणना की जो समिति बनाई गई थी उस समय, तो उस एक समिति बनी थी, तो उसमें 3 सदस्य थे। कौन-कौन थे? तो ये नोट कर लीजिएगा। स्वतंत्रता के बाद जो है एक राष्ट्रीय आय गणना समिति बनी, तो उसमें 3 सदस्य थे, ठीक है? तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं, इतना ऐसे लिखते हैं यहाँ पे। राष्ट्रीय आय गणना समिति, ठीक है? तो इसमें 3 सदस्य थे। कौन-कौन सदस्य थे? पहले थे पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस थे, ठीक है? ये अध्यक्ष थे, ठीक है? ये अध्यक्ष थे, ये ध्यान रहे, अध्यक्ष थे। दूसरे सदस्य के रूप में थे डी.आर. गाडगिल। डी.आर. गाडगिल, और तीसरे सदस्य के रूप में ये थे वी.के. आर.वी. राव साहब थे, ठीक है? तो ये राष्ट्रीय आय गणना समिति थी, उसमें 3 सदस्य थे, ये अध्यक्ष थे, 2 सदस्य थे। तो ये प्रशांत चंद्र महालनोबिस इनका नाम था, ध्यान रखिएगा। और डी.आर. गाडगिल से धनंजय रामचंद्र गाडगिल हो गया,
और विजेंद्र, कस्तूरबा, रंगा और वरदराज राव, ठीक है, इनका ये फुल फॉर्म नाम था। ये प्रशांत चंद्र महालनोबिस और धनंजय रामचंद्र गाडगिल और विजयेंद्र कस्तूरी रंगा, वरदराज राव, इनका मतलब ये नाम था। ठीक है, ये तो संविधान में भी बहुत बड़ा भूमिका निभाए थे और साथ ही साथ राजनीतिक भी थे। और अंबेडकर साहब के बाद शायद ऐसे भारत के दूसरे लोग थे जो अंबेडकर की बातों को अच्छी समझते थे। ये इसीलिए जो संविधान में जो सलाहकारी समिति बनी थी, इनको भी रखा गया था उसमें, ध्यान रहे। तो ये राष्ट्रीय आय गणना समिति थी। तो पीसी महालनोबिस हो गए, डी आर गाडगिल हो गए और विजयेंद्र कस्तूरबा रंगा, वरदराज राव, ये साहब थे। तो ये लोगों ने एक विद्वान, मतलब कमेटी, विद्वान ही समझिए, तो ये इन लोगों की कमेटी बनी थी। ये लोग जो है राष्ट्रीय गणना का जो कार्यभार उन्होंने संभाला। अब एक समिति, एक सरकारी तरफ से एक मंत्रालय होगा, तो उस मंत्रालय का नाम था, ये तो समिति थी, ये करेंगी, मतलब ये करने का मतलब ये समिति थी। और जो मंत्रालय का नाम था वो मंत्रालय था सांख्यिकी, सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, ठीक है, मंत्रालय, ये ठीक है। सांख्यिकी कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, तो ये जो मंत्रालय था उसका नाम था सांख्यिकी कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय। ये राष्ट्रीय गणना समिति थी। इसी महालनोबिस अध्यक्ष थे और डी आर गाडगिल थे और सदस्य के रूप में वीके आरवी राव ये साहब थे। सांख्यिकी कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय था। इसी ये मतलब मंत्रालय के अधीन ये लोग जो समिति ये करना करके इनको देता, फिर इधर से जो आंकड़े बाहर जाते। फिर क्या हुआ, फिर इसके जो है दो पार्ट थे। सांख्यिकी कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के जो था, इसमें दो पार्ट थे। इसमें दो पार्ट में कौन कौन हो जाएंगे, तो इसमें ध्यान रखिएगा, एक पहला था, इसको बोलते हैं सी एस ओ, और एक था एन एस ओ, एन एस ओ, ठीक है। ये सेंट्रल स्टैटिक ऑफिस था और नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस था, ठीक है। तो ये, अच्छा, इन दोनों में ये केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय था और राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय था। ये दोनों का क्या काम था, मतलब ये एक प्रकार से ये मंत्रालय, तो ये मान लीजिए एक यूनिट है, एक यूनिट है, या एक विभाग है, ये एक विभाग है, ऐसा समझिए। तो इनका, इसका क्या काम था, ये जो नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस था या राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण जो ऑफिस कार्यालय था, उसका काम था जो है कि आंकड़ों को इकट्ठा करना। ये ये आंकड़ों को, आंकड़े जो भी रहते थे वो आंकड़ों को ले आते थे। तो कहाँ से आंकड़े उठाते थे, तो ASI से उठाते थे। कहाँ से, ASI, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री, ठीक है। ये यहाँ से आंकड़े उठाते थे, ये आंकड़े उठा उठा करके यहाँ ले आते थे, ठीक है। यहाँ पे एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री, तो जो भी वार्षिक जो भी उत्पादन होता था इंडस्ट्री में, प्रोडक्शन में, तो वो पूरे आंकड़े को ले करके यहाँ देते थे। तो ये क्या करते थे, तब सीएसओ क्या करता था, सीएसओ तीन काम करता था, ठीक है। पहला है कि नेशनल, राष्ट्रीय आय को निकालता था, नेशनल इनकम निकालते थे, और दूसरा क्या निकालते थे, दूसरा ये निकालते थे कि सीपीआई निकालते थे, ठीक है। अब सीपीआई के अनुसार जो मुद्रास्फीति था, जो ये कंज्यूमर प्रोडक्शन इंडेक्स था, ठीक है। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, तो जो जो भी खाद्य वस्तुओं का जो प्राइस होता था उसका सूचकांक निकाला जाता था, उसी के आधार पर मुद्रास्फीति निकाला जाता था कि मुद्रास्फीति क्या है, ठीक है, उसके आधार पर निकाला जाता था। और तीसरा क्या था, तो तीसरा था
ये हो गया नेशनल सीपीआई हो गया। अब हो जाएगा, अच्छा एक चीज और है, सांख्यिकी कार्यक्रम किसान मंत्रालय हो गया, सीएसओ हो गया, एनआई हो गया, सीपीआई हो गया, एनएसएसओ हो गया, एसआई हो गया। अच्छा पहले इसको समझा लेता हूँ तब इधर आते हैं। तो सीएसओ क्या है? सीएसओ मैंने कहा जो सेंट्रल स्टैटिक्स ऑफिस है, ठीक है, और एनएसएसओ है। तो ये नेशनल और सिंपल सर्वे ऑफ ऑफिस हो गया। ये काम मतलब इसको याद करने का ट्रिक क्या है? तो याद करने का ट्रिक ये है, जिससे आप लोग डॉक्टर में कोई बीमार होता है, मलेरिया हो गया है या ऐसी कोई बीमारी होती है, तो अगर आप कहीं जाएंगे डॉक्टर में, तो मैं एक बार मतलब का कोई भी जाता है, जैसे गांव में क्या होता है कि आप डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर में क्या है कि उनके पास जो चेक करने वाला मशीन है कि कौन सा हुआ है रोग, तो वो नहीं रहता है वहाँ पे। वो लोग फोन करते हैं, फोन करेंगे, बुलाएंगे, भाई सिंपल खून का ले लो, उसके बाद जाओ चेक करके बता देना। तो इसको लैब मानिए, एक प्रकार से ये लैब है, ठीक है, ये लैब ही समझिए। और दूसरी बात ये है, ये जो है एक प्रकार से ये आंकड़ों को जो संग्रह करते हैं, जो सिंपल लेने गया है उसको आप सिंपल वाले समझिए। तो ये सिंपल का ही का सिंपल लेने का ही काम करते हैं ये लोग, ठीक है। अच्छा, अच्छा दूसरी बात क्या है, तो ये आंकड़े ले करके तो नेशनल इनकम राष्ट्रीय आय निकालते हैं। फिर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो कंज्यूमर प्राइस मतलब जो खाद्य वस्तु को जो भी जैसे दूध का दाम क्या है, और जो बोलते हैं कि चीनी का क्या है रेट, और नमक क्या है, और सब्जी का भाव क्या है, ये सब पूरा लेकर के जो आंकड़े ले आते हैं। तो ये इसी को बोलते हैं खाद्य, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, जो मूल्य है वो मूल्यों को निकाल, इसी सर्वेक्षण के आधार पे कितना प्रोडक्शन हुआ, कम होगा तो नमक महंगा होगा या दाल महंगा होगा, या और जो बनाने नमकीन हुआ, तो ये सब जितने पूरे आंकड़े होते हैं ये सब पूरा ले आकर के ये देते हैं। तो उसी आधार पे ये निकाला जाता है। फिर तीसरा क्या, तीन चीज निकालते हैं, एक तो है नेशनल इनकम हो गया इसी आंकड़े से, दूसरा है सीपीआई हो गया, और तीसरा हो गया आईआईपी है, आईआईपी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ये क्या होता है, तो ये जैसे जो भी प्रोडक्शन होता है उसका इंडेक्स क्या है, इंडस्ट्री जितनी प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, आटा का प्रोडक्शन क्या हुआ है, फिर आप देखेंगे दाल का प्रोडक्शन कितना हुआ है। तो ये सब पूरा प्रोडक्ट है, पार्ले के बिस्कुट का हुआ, नमकीन का हुआ, और नमक का हुआ, तो ये सब पूरा प्रोडक्शन ही देखा जाता है कि कितना प्रोडक्शन हुआ है, उसका क्या इंडेक्स है, उसके बारे में ये निकालते हैं। तो तीन चीजें निकालते हैं, एक नेशनल इनकम निकालते हैं इसी आंकड़े पे जो देते हैं, और दूसरा है सीपीआई, सीपीआई मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो ये आंकड़े निकाल के इन्फ्लेशन निकालते हैं कि कितना महंगाई हुआ है, पिछले साल कितना क्या भाव था, आपके भाव क्या है। तो ये सीपीआई निकाल के मुद्रास्फीति निकालते हैं। मुद्रास्फीति कैसे निकाला जाता है, जैसे मान लीजिए कोई भाव 10 रुपए में था, मान लीजिए नमक है, नमक पिछले साल 10 रुपए का था, ठीक है, तो ये आधार वर्ष जो मुद्रास्फीति निकाला जाता है, एक एक वर्ष के आधार मान के निकाला जाता है। तो वो, तो पिछले साल में देखते हैं कि फरवरी माह में मान लीजिए 10 रुपए का 1 किलो नमक था, अभी 12 रुपए का हो गया है। अब क्या होगा, तो आप देख लेंगे 20% का जो है इसमें इजाफा हुआ है। तो आप देखेंगे 12%, 12 रुपये में हो गया, तो मतलब 2% हो गया, 20%, 20%, 20 पंजे 100 होता है, तो 2% का हुआ, मतलब 2 अंक बराबर 20% है, 1 रुपये बढ़ता 10% हो जाता, ठीक है। तो इस तरह महंगाई बोल दी है, भाई 10% महंगाई चल रही है, या अगर 50 पैसे बढ़ा है तो 5% हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह निकाला जाता है। अच्छा, ये इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का क्या मतलब इंडेक्स रहा है, सूचकांक रहा है, उसको भी अगले गए वर्ष जो बीत गया उसके बारे में, तथा आपकी जो है क्या अंतर आया है उसके बारे में, ये दोनों, ये तीन चीजें निकलती हैं, ठीक है। इसको लैब मानिएगा, इसको नमूना वाले मानिएगा, जो वो सिंपल ले जाते हैं, सिंपल लिखा भी है इसमें, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये सीएसओ हो जाएगा, एनएसओ हो जाएगा, ये सांख्यिकी कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। अब क्या है, अब सरकार ने क्या किया है, ये दोनों डिपार्टमेंट जो भी हैं ये दोनों को अब एक कर दिया गया है। तो इसको एक करके अब क्या नाम दिया गया है, अब जो सीएसओ है, और जो एनएसओ है, अब इसको एक करके एनएसओ नाम दे दिया गया है। अगर इसको बोलेंगे तो ये दोनों आ जाएंगे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जो उन
ये, ठीक है। नेशनल स्टैटिक्स, ये वही ऑफिस हो जाएगा, इसमें ज़्यादा वज़न नहीं रहेगा। अच्छा, ये हो गया आपका, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब ये देखते हैं कि जो आधार वर्ष होता है, आधार वर्ष जो ये राष्ट्रीय गणना समिति थी, इन्होंने एक आधार मानते हैं, आधार माना जाता है। अब आधार क्यों मानते हैं? तो कोई भी आप इसे नापते हैं, ज़मीन नापते हैं, तो एक बेस लेते हैं ना कि ये जगह से मैं 10 मीटर दूरी पे हूँ। ले लिया जाता है ना, तो वही आधार यहाँ पे भी माना जाता है। किस मतलब ये पूछा जाता है किसके आधार पे आप कितना परसेंटेज है, तो आधार वर्ष लेना इसीलिए ज़रूरी होता है, ठीक है? तो अच्छा, अब हम लोग आधार वर्ष के बारे में देखते हैं। तो जो राष्ट्रीय आय की गणना किया जाता है, उसका आधार वर्ष क्या रहता है? तो सर्वप्रथम जो ये समिति थी, उन इन्होंने क्या किया कि पहले जो है 1900, जो आधार वर्ष यहाँ लिख लेते हैं, आधार वर्ष, आधार वर्ष 1948 और 49 का आधार वर्ष पहले लिया गया था, ठीक है। 1948 49 का आधार वर्ष लिया गया था। इसके आधार पे जो है एक 1900, जो 1950 में और एक दूसरा 54 में 2 बार निकाला गया था। आधार वर्ष मान करके जो राष्ट्रीय आय की गणना किया गया था, वो 1950 में हुआ, दूसरी बार जो है 54 में निकाला गया था। फिर आधार वर्ष माना गया 1960-61 में माना गया, ठीक है। इसके आधार पे जो है, जो 1962 का है, 63 का है, 64 का है, 65 का है, ये सब पूरा निकाला गया था। फिर तीसरा जो है आधार वर्ष माना गया था, ये 1970-71 में, ठीक है। फिर 1980 और 81 में फिर आधार वर्ष बदल गया, ठीक है। तो होना चाहिए था 91 और 90-91 होना चाहिए, तो ये हुआ था इसमें, तो उसमें नहीं हुआ था, तब ये 89 हो गया, 90 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया था। फिर इसके बाद में फिर आया 93-94 था। फिर 1993 94, ठीक है। फिर फिर हुआ 1999 और 2000 में। फिर होना चाहिए था, एक तो हुआ फिर 2004, 2005, ठीक। फिर उसके बाद में होना चाहिए था 2000, फिर दोबारा हुआ 2011, 12। अच्छा, इसमें गैप क्यों आया? ये गैप हुआ है ना इतना तक का, ठीक है। तो ये गैप के कारण हुआ खाड़ी युद्ध था। यहाँ ये तो चल गया था, कोई दिक्कत नहीं। ये जो गैप है यहाँ पे, ये इतना देख रहे हैं, ये गैप, तो ये पहली बात तो ये देखिए, जो गैप यहाँ पे हुआ है, ये क्यों हुआ है, ठीक है। तो 38-49 के बाद जब आधार वर्ष निकाला गया 50-54 में, फिर 1960-61 था आधार वर्ष, 70-71 था, 80-81 था, फिर 89-90 था, फिर 93-94 था, फिर 99-2000 था, फिर 4-5 था, और फिर 2011-12 था, ठीक है। ये रहे आपके आधार वर्ष। अच्छा, इसमें एक अंतर आया ये, कि आप देखेंगे तो ये अंतर यहाँ आने चालू हुआ। तो अंतर का यहाँ कारण था इसका, खाड़ी युद्ध था, इसमें चल रहा था, खाड़ी युद्ध चल रहा था, ठीक है। ये यहाँ पे जो आप ये इतनी सीरियसली इसको लीजिएगा कि जब 91-92 में, 90-91 में जो भारत का फॉरेक्स रिजर्व था, एकदम समझ लीजिए नींद पे आ गया था। मतलब एकदम सीरियसली लीजिएगा, खाड़ी युद्ध के चक्कर में जो है अपने यहाँ जो है वो शट डाउन हो गया था, प्रकाश से जो आपात स्थिति कहते हैं ना,
इकोनॉमिक्स दृष्टि से मतलब दिवालियापन ये कगार पे ला दिया था। ऐसा जो है आपका खरीदने का जो आप अगर देखेंगे ना जो विदेशी वस्तुओं खरीदने का पैसा भी नहीं रह गया था। इतना न्यून अपना जो बैलेंस हो गया था शीट वो हो गया था। तो उसमें कारण था खाड़ी युद्ध हो गया था। तो आधार वर्ष क्यों माना मतलब आधार वर्ष गैप क्यों किया गया था? तो आधार वर्ष को लिया क्यों जाता है? आधार वर्ष वो वर्ष लिया जाता है जिसमें जो विकास ना न्यून हो ना ज़्यादा हो। वो मध्यम का हो, औसत का हो। तो औसत का मतलब हो गया जैसे मान लीजिए कि विकास है 10% हुआ है, एक 3% हुआ है, ठीक है? अब दोनों की ये देखा जाएगा 5 किधर है, तो 5 मतलब 5 पे मिड आएगा ना, तो 5 वाला जो वर्ष रहेगा वो लगभग उसी को लिया जाता है। यही कारण है कि जो 91 मतलब 90-91 था, वो इस पे नहीं था। या एकदम न्यून हो गया था, एकदम न्यून होता उसी चक्कर में जो है नहीं लिया गया। अगर 5 रहा होता तो ले लिया जाता। यही कारण इसमें भी वही रहा, यही कारण इसमें भी रहा। मतलब जो औसत होना चाहिए वो औसत नहीं था, इसलिए नहीं लिया गया था। अगर ज़्यादा ले लेंगे तो जो विकास वाला वर्ग है वो पूरा एकदम कम आना चालू कर देगा, कम वाला लेंगे तो ज़्यादा विकास दिखाएगा, वास्तविकता में है नहीं उतना। तो ये कारण से औसत लिया जाता है। अच्छा जो भी अभी देखेंगे जो माह भी लिया जाता है जनसंख्या का जो गणना होता है, इसीलिए देखिए न तो हम लोग जो वित्तीय वर्ष है वो 1 अप्रैल 31 मार्च तक का है। 1 अप्रैल का आंकड़ा नहीं लेंगे क्योंकि वहाँ जनसंख्या तो आएगा ही नहीं पूरा। या फिर अभी कहेंगे 31 जो है 31 मार्च का ले लीजिए तो भी नहीं लिया जाएगा लगभग। तो वो क्या किया कि दिसंबर, सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर इस सब का आंकड़ा लिया मिड में लिया जाएगा। तो जो भी औसत लिया जाएगा वो औसत जो भी आंकड़े लिया जाए औसत से लिया जाएगा। ठीक है? अच्छा खाड़ी युद्ध का कारण क्या था? तो खाड़ी युद्ध का कारण आप देखेंगे ना तो उसमें थोड़ा ये देख लेंगे इसकी कहानी ना तो अच्छा ही रहेगा क्योंकि बार-बार यही आएगा। तो उस इसमें आप देखेंगे कहानी हल्का मैं बता देता हूँ, आप जाने रहेंगे तो अच्छा रहेगा ये। और ये और सब्जेक्ट में भी आएगा। तो इसमें हुआ क्या था कि जो है ये 1979 में 1979 1979 में हुआ क्या जो इराक और ईरान के बीच युद्ध हुआ था। युद्ध का कारण था कि जो ईरान में था उस समय शासन कर रहे थे शाह मोहम्मद रज़ा पहलवी। वो और जो वेस्टर्न जो पश्चिम देश हैं, पश्चिमी देश विकसित वाले हैं, ईसाई लोग जो आप देखेंगे अंग्रेज़ों का जो हम लोग कहते नहीं अंग्रेज़ उनके समर्थित जो थे राजा थे। यहाँ के शाह मोहम्मद रज़ा पहलवी थे। तो वो हुआ क्या, अब वो क्या कर रहे थे जो लोकतांत्रिक लोकतांत्रिक देश बनाना चाहते थे ईरान को। जैसे आप देखिए अतातुर्क जो मुस्तफ़ा साहब थे जो तुर्की को जो लोकतांत्रिक देश बना दिए थे वही ढर्रे पे थे मतलब वही आधार पे थे ईरान में भी। उन्होंने वहाँ पे एक जो धर्मगुरु थे उनका नाम था आयतुल्लाह रोहिल्ला खुमैनी साहब थे। वो जो शियाओं के धर्मगुरु थे, ठीक है? तो उन्होंने के आयतुल्लाह हल्ला और वो खुमैनी साहब थे। तो उसमें हुआ क्या, तो उन्होंने देखा तो ये मतलब भाई कोई भी हो धर्मगुरु ये तो मानेगा नहीं बदलाव। तो खुमैनी साहब ने जो है विरोध करना चालू कर दिया कि भाई ऐसा नहीं है। तो उन्होंने क्या कहा मतलब किया क्या उन्होंने विरोध करना चालू कर दिया शाह मोहम्मद रज़ा पहलवी का। तो और बाद में फिर जब उन्होंने जो शाह मोहम्मद रज़ा गिलानी है, उन्होंने आयतुल्लाह रूहुल्लाह का जो रूहो अल्लाह खुमैनी साहब को समझाने के लिए आए कि भाई मतलब ये देश है चलने दीजिए, उन्होंने नहीं माना। तो उन्होंने धर्मगुरु थे खुमैनी साहब, उन्होंने बगावत कर दिया। तो उसके बाद जो आंदोलन चालू कर दिए थे, तब वो तख्ता पलट हुआ, तख्ता पलट के बाद बहुत भारी मतलब हिंसा के साथ हुआ। तो उसमें बदलाव हो गया। तो वहाँ पे जो ईरान में भी और इराक में भी वहाँ पे शिया बहुत ज़्यादा हैं, सुन्नी बहुत कम हैं। अब ये शिया सुन्नी कैसे आए तो आप इसको भी आप समझ लीजिए हल्का। तो उसमें जब मोहम्मद साहब जी का जो 632 ईस्वी में जब उन्होंने जन्नत चले गए थे मतलब, तो उसमें क्या हुआ, तो उसके बाद जो खलीफा का मतलब चलना प्रारंभ हुआ पद का, तो खलीफा पद में आप देखेंगे तो जो अबू बकर अल सिद्दीकी साहब थे पहले मतलब पहले खलीफा बने, उनके बाद नहीं रहे अब मोहम्मद साहब, तो उसके बाद जो खलीफा बनाया गया, तो पहला खलीफा का नाम अबू बकर सिद्दीकी साहब थे। फिर उमर उमर इब्न
अल जो है खत्ताब साहब हुए दूसरे नंबर पे। फिर उस्मान इब्न अल अफ़ान हुए तीसरे नंबर पे। तो जो अबू बकर अल सिद्दीकी साहब थे, ये ससुर थे। और जो उमर इब्न अल वो जो खत्ताब साहब थे, ये भी ससुर थे मतलब। और जो उस्मान इब्न अल अफ़ान है, ये जो है मोहम्मद साहब की जो बेटी थी रुकैया, उनके पति थे। अच्छा, फिर चौथे नंबर जो खलीफा बने वो हज़रत अली साहब थे। जो उनके मोहम्मद साहब की जो बेटी फातिमा थी, इनके पति थी, मतलब ये हज़रत अली साहब थे। फिर ये और अच्छा, सबसे प्रिय में खलीफा में मानते हैं तो शिया लोगों का मानना है कि हज़रत अली साहब थे। इनके फिर पुत्र हुए, जो हज़रत अली साहब के जो पुत्र हुए, वो भी बने। वो बने कब? वो जो 6 माह के लिए बनते हैं हसन, उनका नाम था हज़रत इब्न जो है हसन साहब। तो वो सिर्फ़ 6 माह के लिए बने थे। फिर जो सीरिया के जो तानाशाह थे, मतलब वो राजा था, उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे ये पद दे दिया जाए और मेरे जो है तो उन्होंने विरोध बहुत किया। तो मतलब झड़ालू किस्म के तो वो था ही, जो तानाशाह था वहाँ का, सीरिया का था। ये एक्सेप्ट नहीं किए, तो तब इन्होंने क्या किया, वहाँ से जो अ, मदीना से वहाँ से चले आए। मक्का से वहाँ से निकल के करबला आ गए, जहाँ उधर हिंसा करना ठीक नहीं है। करबला में यहीं पे फिर युद्ध हुआ इन दोनों के बीच में। फिर वो जो है, अब वो भाई ये तो धर्म के हिसाब से चल रहे थे, अब वो अपने हिसाब से ही चले, मगर उन्होंने अपनी सेना लगा करके उन्होंने, और सेना उनके पास ज़्यादा था, सीरिया के पास में। इसकी वजह से करबला के युद्ध में वो शहीद हो गए थे। तो बाद में फिर जो आए मुआविया थे, इनके बाद जो हसन साहब के बाद जो है मुआविया खलीफा बने, फिर यजीद बने, फिर मुआविया सेकंड बने। इस तरह खलीफा का पद चलता रहा। तो जो मोहम्मद साहब को मानने वाले थे उसको सुन्नी कहा गया, और जो हजरत अली साहब को और हसन अली को जो मानने वाले थे, उन जो है कहा गया शिया। तो मोहम्मद साहब को मानने वाले सुन्नी हैं, और ये जो हसन साहब और हजरत अली साहब को जो मानने वाले हैं, वो शिया कहा गया। शियाओं का जो प्रमुख धार्मिक स्थल देखेंगे तो करबला है, और सुन्नी का जो है मक्का, मदीना। मतलब ये है तो शिया लोग भी मानते हैं, मगर मतलब अगर देखा जाए कर बटा मतलब बांट के देखा जाए, करबला में ज़्यादा फोकस करते हैं शिया लोग। तो यहीं इन लोगों की आबादी ज़्यादा था, और सुन्नी लोग जो ज़्यादातर मक्का में रहते थे, मदीना में। तो ये शिया सुन्नी में मतलब ये रहा डिफरेंस, ठीक है। तो अब उसमें हुआ क्या, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ कि जो शियाओं का जो बहुसंख्यक रूप में इराक में ही है और ईरान में भी है। तो वहाँ पे जो इराक में बैठा था सद्दाम हुसैन, वो सुन्नी था, वो अल्पसंख्यक वहाँ संख्या थी। अब जो ईरान में था, वहाँ बहुसंख्यक शिया थे और सुन्नी भी अल्पसंख्यक थे। अब जब ईरान में परिवर्तन हुआ शियाओं का, अब वो जो सद्दाम हुसैन था वो भी डरने लगा। ये बोला कि अगर पता लगे ये प्रभाव हमारे यहाँ भी ना आए, कि मेरे यहाँ आने लगे। तो उन्होंने क्या, नारहरी का जो युद्ध है वो चालू कर दिया। फिर युद्ध में हुआ, तो शुरुआत में क्या हुआ, तो जो कुवैत है और जो सऊदी अरब है, वो इराक का साथ दिए, क्योंकि वो लोग तो सुन्नी देश थे। अब उसमें क्या हुआ, तो ये जो सद्दाम हुसैन था, उन्होंने क्या किया, जो उसमें आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी साहब थे, उसमें प्रमुख थे। और उसमें जो राष्ट्रपति थे, पद पे थे, वो थे अबुल हसन, जो बानी सदर थे। वो उसमें तो वो उन्होंने भी आक्रामक मतलब आदेश दे दिया कि आप भी जाओ, ईरान से भी लड़ा जाए। दोनों के बीच युद्ध हुआ, तो अमेरिकी सपोर्ट जो है, आप देखेंगे तो सहमति थी इराक के पक्ष में, तो तकनीकी पूरा वहीं रहेगा इराक के पास में। तो काफ़ी क्षति होता है, 2-3 शहर कब्जा भी कर लेता है इराक में। तो बाद में क्या हुआ, जो इस युद्ध को लड़ने के लिए कुवैत ने कम से कम $1 बिलियन तक दे दिया था सपोर्ट में, कि ले लीजिए आप। तो उसमें फिर बाद में क्या हुआ, धीरे-धीरे युद्ध चला। भाई ईरान में तो, अब ईरान में तभी हाल ही में इस तरह का आंदोलन हुआ था, तो पूरे लोग एक हो गए। तो संख्या में इराक वाले कम थे, तो बाद में कंट्रोल करना चालू कर दिए, और उल्टा जो है इराक पे ही कब्जा करने लगे। तो फिर शांति वार्ता का प्रस्ताव आया, बाद में ये हुआ। फिर उसके बाद में अब तो हुसैन, मतलब जो सद्दाम हुसैन था, उसकी इतने सेना जो है मारे गए थे। और जो विधवाएं थी उनको पेंशन भी देना था, वो भी बात जो बात पार्टी था उनका उस समय,
बाथ पार्टी से जो राष्ट्रपति बने थे। अब उसमें दो दोहरा अब प्रभाव पड़ने लगा। अब उनके पास संकट ये आ गया कि बताइए विधवाओं जो हैं उनको पेंशन दिया जाए या तो फिर दूसरा विकल्प ये था कि अब कुवैत को पैसा दिया जाए। तो अब ये डिफरेंस चलने लगा दिमाग में। तो उस समय जो गिलेस्पी जो अप्रिल गिलेस्पी थी वो अमेरिकी की दूतावास में दूत थी वहाँ की। सद्दाम हुसैन ने भी उनसे सलाह लिया कि बताइए मैं कुवैत पे आक्रमण करूँगा तो आपका क्या राय रहेगा? अब वो अंग्रेज लोग हैं, तो अंग्रेज लोग आप जानते ही हैं, उन्होंने कुछ नहीं बोला भाई, बोले ये आपका आंतरिक मामला है, मैं इसमें नहीं पढ़ूँगी। और जब ये समझ के भी जब सद्दाम हुसैन कुवैत पे 1990 में अटैक करते हैं, तो वो कुवैत पे कब्जा कर लेते हैं। तो जो वहाँ के अमीर थे वो भाग कर सऊदी चले गए। तो उसके बाद में अब उसमें अमेरिका ने फिर जो यूएनओ का हवाला देना चालू कर दिए कि भाई अब ये है कोई बात नहीं, अब निकल जाओ ये डेट के अंदर। सद्दाम हुसैन ने बोला नहीं, अपना वो मान सम्मान करने लगा। जब उन्हें बता तो वो सेना लगा दिए, तुरंत जो है यूएनओ की सेना आई और जो अमेरिका भी सेना ले आया। उसके बाद वहाँ पे फिर हटाया गया उनको। अच्छा, जो अमीर भाग के गए थे सऊदी अरब भी डरने लगे कि ऐसा ना हो यहाँ तक आ जाए। तब वो जो ये अमेरिका ने अपने चालाक मतलब बेस बनाना चालू किया, तो काफी सेना जो है सऊदी अरब में उतार दिया था अमेरिका ने। वहाँ बेस भी बनाया, आज भी बना है बेस वो। तो ये सब मतलब ये कहानी थी। तो इसके चक्कर में बहुत वार हुआ था। और अब जो तेल का जो निर्यात था वहीं से पूरा होता था। तो तेल जब नहीं मिलेगा, जब पावर नहीं रहेगा तो किसी देश में विकास भी नहीं होगा। तो यही कारण है उसमें खाड़ी युद्ध में की वजह से सब व्यवस्था चरमरा गई थी, क्योंकि जब तेल का तेल कहीं कहीं भी से जो अगर देखेंगे ना तो डीजल पेट्रोल पूरी तरह से बाधित हो गया था। इसलिए भारत का जो है फॉरेक्स रिजर्व एकदम डाउन हो गया था। इंडस्ट्री चलेंगी नहीं तो आयात निर्यात होगा ही नहीं। इसलिए ये व्यवस्था ठप होता चला गया। तो ये रही पूरी ये खाड़ी युद्ध है। तो खाड़ी युद्ध यही बेस मतलब मुख्यतः यही था पूरा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है? तो ये रही खाड़ी युद्ध। अच्छा, अब हम लोग अगर नेक्स्ट क्लास में हम लोग अब इसके आगे से पढ़ेंगे, ठीक है? थैंक यू।